अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। तो जी क्वेश्चन नंबर 1 है, ईच ऑफ द क्वेश्चन आर इनकम्प्लीट स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शन। इन ईच केस सिलेक्ट द वन दैट इज करेक्ट। ये हमें नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और हर क्वेश्चन के साथ चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है। नंबर 1 है, द सेट ऑफ इंटीजर्स इज मोस्टली डिनोटेड बाय इंग्लिश कैपिटल लेटर। के इंटीजर्स का जो सेट है उससे कौन से लेटर से शो किया जाता है। ठीक है, तो इंटीजर का सेट है उसको Z से शो किया जाता है। ठीक है, तो हम ये जो डी ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें हम पढ़ के आए हैं। जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां पर मैं करूंगा, अदरवाइज जो करेक्ट ऑप्शन है मैं उसको सिलेक्ट करके आगे चलता जाऊंगा ताकि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना बने। नंबर 2 है, इंटीजर्स आर कंसिस्टेड ऑफ। के इंटीजर कौन से नंबर्स पे मुश्तमिल होते हैं, तो ये हम जानते हैं कि पॉजिटिव होल नंबर, नेगेटिव होल नंबर और जीरो पे मुश्तमिल होते हैं। तो ये जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नंबर 3 है, एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। वो कौन सा इंटीजर है जो कि ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो वो जो इंटीजर है वो जीरो है, तो हम ये ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। नंबर 4 है, ऑन नंबर लाइन द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज। के नंबर लाइन पे कोई से भी दो इंटीजर्स के दरमियान जो फासला होता है वो क्या होता है, वो हमेशा बराबर होता है। ये जो ऑप्शन ए है इक्वल, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। नंबर 5 है, द ऑपोजिट नंबर्स ऑफ +2 एंड -3 आर। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि +2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और -3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो हम ये बी ऑप्शन जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 6 है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम। हमने पढ़ा था कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो नंबर लाइन पे किसी भी नंबर का जो डिस्टेंस जीरो से होता है उसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये मैंने ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नंबर 7 है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -345 इज। -345 की न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है, न्यूमेरिकल वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू एक ही होती है। तो हम जानते हैं कि किसी भी नेगेटिव नंबर की जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं तो हम उसका माइनस साइन रिमूव कर देते हैं। तो इसका मतलब है ये जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि -345 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 + 345 है। ठीक है, तो मैं ये ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेता हूं। नंबर 8 है, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ। ये हमें कुछ इंटीजर दिए गए हैं, तो इनकी जो करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर है वो कौन से ऑप्शन में आती है, यानी कि इनकी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जो सही तरतीब है वो कौन सी वाली है। तो ये जो ऑप्शन ए है ये इसकी करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर है, तो मैं ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 9 है, द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ। ये हमें कुछ इंटीजर दिए गए हैं, तो इनकी जो करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर है यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जो सही तरतीब है वो इनकी कौन सी है, तो ये ऑप्शन जो सी है ये इनकी करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर है। मैं ऑप्शन सी को सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 10 है, ये हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है, माइनस का साइन आ रहा है, उसके बाद -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखें ये जो -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू हम लेंगे तो ये +9 हो जाएगा, लेकिन उसके साथ ये माइनस वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, ये अंदर वाला माइनस का जो साइन है ये तो खत्म हो जाएगा जब हम इस -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे या न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला साइन रहेगा, तो इसका मतलब है कि इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये ऑप्शन ए है, तो मैं ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 10 है, हमें ये एक एक्सप्रेशन दी गई है, माई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10। तो -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं कि जब हम किसी भी नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो हम उसका जो माइनस का साइन होता है उसको रिमूव कर लेते हैं। तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो होगी +10, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन द फॉलोइंग। हमें ये नीचे कुछ टर्म दी गई है, इनको हमने डिफाइन करना है, इनकी हमने तारीफ लिखनी है।
नंबर 1 है नेचुरल नंबर, नंबर 2 है होल नंबर, नंबर 3 है इंटीजर्स और नंबर 4 है एब्सोल्यूट वैल्यू। इनकी हमने डेफिनेशन लिखनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो जाता है। हमें जो चार टर्म दी गई थी उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है। सबसे पहले है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को उर्दू में बोलते हैं कुदरती आदाद। इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है। नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स, कि हम जो डेली लाइफ में जो नंबर्स काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उनको नेचुरल नंबर कहा जाता है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय एन, और जो नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद का जो सेट होता है उसको एन से शो किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सेट बनेगा n इज इक्वल टू या नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ये आगे चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई नेचुरल नंबर की। नेक्स्ट है होल नंबर्स। होल नंबर्स को उर्दू में बोलते हैं मुकम्मल आदाद। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ द जीरो टुगेदर विद नेचुरल नंबर, कि इन नेचुरल नंबर्स के साथ जब जीरो को ऐड कर लिया जाए तो फिर वो जो सेट बनता है उसको होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, द सेट ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू, और होल नंबर का सेट कौन से लेटर से शो किया जाता है? डब्ल्यू से। जैसा कि नेचुरल नंबर का सेट एन से शो किया जाता है, तो होल नंबर का सेट डब्ल्यू से शो किया जाता है। तो इसका जो सेट बनेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसमें जो सबसे छोटा नंबर आएगा वो जीरो आएगा। जीरो से इसका सेट स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह इसके ये नंबर्स चलते जाते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई होल नंबर्स की। उसके बाद नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स को उर्दू में बोलते हैं सही आदाद। इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स विद जीरो, के इंटीजर्स क्या होते हैं कि जब पॉजिटिव होल नंबर, नेगेटिव होल नंबर और जीरो को इकट्ठा लिखा जाए तो वो जो सेट बनता है उसको इंटीजर्स का सेट बोलते हैं। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय जेड, और जो इंटीजर्स का सेट होता है उसको किससे शो किया जाता है? जेड से शो किया जाता है। देखें इसमें जो सेट बनेगा वो फिर क्या बनेगा? जेड इज इक्वल टू, इसमें ये सारे जो है ये नेगेटिव होल नंबर आ गए, ये जीरो आ गया और ये पॉजिटिव होल नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई इंटीजर्स की। उसके बाद लास्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है। एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ नंबर इज डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। हमने एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन के टाइम पढ़ा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? ये किसी भी नंबर का जो डिस्टेंस होता है नंबर लाइन पे जीरो से, उस डिस्टेंस को एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं उस नंबर के लिए। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, या अगर जीरो वैल्यू होगी तो उसको जीरो से ही हम शो करेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई एब्सोल्यूट वैल्यू की। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। ये हमें कुछ इंटीजर दिए गए हैं, इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। हमने ये शो करना है कि ये इंटीजर नंबर लाइन पे कहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है। मैंने ये नंबर लाइन यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। हमने नंबर लाइन के बारे में डिटेल से एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ा था। अब ये जो नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की है, देखें ये इसका ओरिजिन है, और इस ओरिजिन के राइट साइड पे मैंने इसको 10 इक्वल यूनिट में डिवाइड कर लिया। इसी तरह इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे भी मैंने इसको 10 इक्वल यूनिट में डिवाइड कर लिया। ओरिजिन के दोनों साइड पे 10-10 यूनिट में मैंने इसको इसलिए डिवाइड किया है कि देखिए हमारे पास जो इंटीजर्स आ रहे हैं इसमें मैक्सिमम जो पॉजिटिव इंटीजर है वो 8 है और मिनिमम नेगेटिव इंटीजर -7 है। तो इसका मतलब है कि ये सारे इंटीजर इस नंबर लाइन पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखें इन इंटीजर्स को हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि हम शो करेंगे कि ये वाले इंटीजर कहाँ कहाँ पर इस नंबर लाइन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है -7। अब इस -7 को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके बुक में इस तरह भी मेथड लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल ये -7 आ रहा है तो आप यहाँ पर एक एरो साइन डालें। ठीक है, और ये आपका -7 रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, या आप जो है तो हमने चूंकि इसको शो ही करना है, हमने ये दिखाना है कि -7 कहाँ पर आ रहा है, तो आप इस -7 को इस तरह बॉक्स डाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हमने -7 को रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है 8। तो ये देखें 8 चूंकि पॉजिटिव इंटीजर है, ओरिजिन के मिस साइड पे आएंगे, ये हमारे पास जो 8 है वो आ रहा है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको मैंने शो कर दिया। उसके बाद -2 है, -2 यहाँ पर आ रहा है,
तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद -1 है, -1 यहाँ पर आ रहा है, तो इसको भी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो हमने इस तरह ये सारे इंटीजर इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक। आप चाहे इस तरह शो करें या आप इस तरह एरो मार्क डालें और उसके साथ जो भी इंटीजर आप शो करना चाहते हैं वो लिख दें, वो भी ठीक है। दोनों तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट 2 है, इसमें हमें ये इंटीजर दिए गए हैं तो इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। मैंने इसके लिए नंबर लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है। अब देखें इस नंबर लाइन का जो ओरिजिन या ज़ीरो है वो यहाँ पर आ रहा है और इसके राइट साइड पे मैंने 5 इक्वल यूनिट में इस नंबर लाइन को डिवाइड कर दिया और इसके लेफ्ट साइड पे भी मैंने 5 इक्वल यूनिट में इस नंबर लाइन को डिवाइड कर दिया। क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम पॉजिटिव इंटीजर वो 3 है और मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर जो है वो -4 है, तो ये सारे जो इंटीजर्स हैं इस नंबर लाइन पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे 3 को, ये +3 है, तो हम इस ज़ीरो के राइट साइड पे मूव करेंगे, ये हमारा 3 आ रहा है, ठीक है। अब इस 3 को आप जिस तरह मैंने पार्ट 1 में रिप्रेजेंट किया है कि इस तरह बॉक्स डाल के आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये 3 आ रहा है, ठीक है, इस नंबर लाइन पे। या अगर बुक को हम फॉलो करें तो बुक में यहाँ पर इस तरह एरो मार्क डाला गया है और यहाँ पर 3 लिख दिया गया है, यानी कि यहाँ पर ये 3 अकर हो रहा है, या यहाँ पर ये 3 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह -2 को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा पास -2 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा -2 और ये हम एरो मार्क डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद 0 है, ये हमारा 0 आ रहा है, तो ये हम एरो साइन डाल देंगे और ये हमारा 0 आ गया। उसके बाद -4 है, तो ये हमारा आ जाएगा, ये मैं इसको मार्क करता हूँ, ये हमारा आ गया -4, ठीक है। आप इस तरह रिप्रेजेंट करें या इस तरह रिप्रेजेंट करें, दोनों तरीके ठीक है। मकसद हमारा यही है कि हमने ये दिखाना है कि ये जो इंटीजर है ये नंबर लाइन पे कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। हमें ये इंटीजर दिए गए हैं तो इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इनको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। ये दिखाना है कि ये इंटीजर नंबर लाइन पे कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए मैंने नंबर लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है। तो ये जो नंबर लाइन है ये इसका ओरिजिन है या 0 है, ठीक है। इस ओरिजिन के राइट साइड पे मैंने इस नंबर लाइन को 5 इक्वल यूनिट में डिवाइड कर दिया, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसी तरह इसके लेफ्ट साइड को भी मैंने 5 इक्वल यूनिट या 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। 5 में मैंने इसलिए किया कि देखिए हमारे पास जो मिनिमम नंबर आ रहा है -5 आ रहा है, तो और जो पॉजिटिव इंटीजर है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये सारे इंटीजर यहाँ पर कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें हम रिप्रेजेंट करते हैं या ये जो इंटीजर्स हैं इनको इस नंबर लाइन पे मार्क करते हैं। तो आपके बुक में जो मेथड दिया गया है उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल अब ये -5 को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो तो इस नंबर लाइन पे हमने देखना है कि -5 कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखें -5 आ रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये एक एरो मार्क डालेंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे -5। इसका मतलब है कि -5 जो है इस नंबर लाइन पे यहाँ पर लोकेट हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। या आप ये कर सकते हैं जैसे मैंने पीछे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि आप बजाय इसके कि ये एरो साइन और इस तरह आप नंबर डालें, आप इस इंटीजर को आप इस तरह बॉक्स में हाईलाइट कर दें कि यहाँ पर ये -5 आ रहा है, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं और जिस तरह आपके बुक में मतलब दिया गया मेथड उस तरह भी कर सकते हैं। उसके बाद -1 है, तो ये देखें यहाँ पर -1 आ रहा है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये हमारा आ गया -1। उसके बाद -3 है, ये हमारा आ जाता है -3 और उसके बाद 0 है, ये हमारा आ गया 0। तो ये हमने इन सारे इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, हमने शो कर दिया कि ये इंटीजर कहाँ कहाँ पर इस नंबर लाइन पे आ रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट 4 है, हमें ये इंटीजर दिए गए हैं तो इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए मैंने इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है इसमें यहाँ पर ये इसका ओरिजिन या 0 आ रहा है। इस ओरिजिन के राइट साइड पे मैंने जो नंबरिंग की है वो 8 तक की है, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर है पॉजिटिव वो 7 है। तो इसका मतलब है कि ये सारे जो पॉजिटिव इंटीजर है वो यहाँ पर कवर हो जाएंगे। और इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे मैंने -14 तक नंबरिंग की है, क्योंकि हमारे पास जो सबसे मिनिमम नंबर है वो -13 है। इसका मतलब है कि जो नेगेटिव इंटीजर हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो अब हम इन इंटीजर्स को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले देखें 7 है, 7 इस ओरिजिन के चूंकि प्लस है तो इस ओरिजिन के राइट साइड पे आएगा, यहाँ पर 7 आ रहा है, तो आप इस तरह एक एरो मार्क डालें और यहाँ पर लिख लें 7। ये हमने 7 को रिप्रेजेंट कर दिया। या आप इस 7 का इस तरह बॉक्स लगा दें जिस तरह के मैंने यहाँ पर एक बॉक्स या स्क्वायर बनाया था, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद -8 है,
तो आप देखें इस ओरिजिन के हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, क्योंकि ये माइनस नंबर है, ये हमारा -8 आ रहा है, तो ये हम एरो मार्क डाल के, एरो साइन डाल के यहाँ पर हम लिख लेंगे -8, ठीक है। उसके बाद -10 है, तो ये हमारा -10 आ रहा है, तो ये हम इसमें -10 लिख लेते हैं। उसके बाद 0 है, 0 यहाँ पर आ रहा है, तो ये मैं एरो साइन डाल के यहाँ पर लिख लेता हूँ 0। अच्छा जी, उसके बाद है -13, ये चूँकि नेगेटिव नंबर है, तो हम इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। यहाँ पर देखें ये हमारे पास -13 आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक एरो साइन डाल के यहाँ पर हम लिख लेंगे -13। ये हमने -13 को रिप्रेजेंट कर दिया, या -13 को शो कर दिया कि इस नंबर लाइन पे कहाँ पर आ रहा है। उसके बाद लास्ट है 6। अब 6 चूँकि पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम इस ओरिजिन के राइट साइड पे मूव करेंगे। यहाँ पर हमारा 6 आ रहा है, तो यहाँ पर हम एरो मार्क डाल के यहाँ पर लिख लेते हैं हम 6, ठीक है। ये हमने 6 को रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। तो ये जो मेथड है, ये आपके बुक में जो एग्जांपल सॉल्व हुई है उसको मैंने फॉलो किया, ठीक है। आप चाहे इस तरह करें या इस तरह करें, दोनों मेथड ठीक है। हमें बेसिकली जो इंटीजर्स हमें दिए गए हैं उनको हमने रिप्रेजेंट करना है, शो करना है कि वो नंबर लाइन पे कहाँ पर आ रहे हैं। तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि ये जो इंटीजर है कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं या कहाँ कहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और इससे भी हमें पता चल रहा है कि ये वाले इंटीजर कहाँ कहाँ पर इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 का। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ये नीचे हमें कुछ इंटीजर दिए गए हैं, तो इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखना है, जिसको उर्दू में तरतीब सऊदी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये पार्ट 1 है, इसका सोल्यूशन है, मैंने यहाँ पर लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी में लिखते हैं। ये जो इंटीजर हमें दिए गए हैं, तो देखें इसमें जो इंटीजर हैं, इसमें कुछ नेगेटिव इंटीजर हैं और कुछ पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर है होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव इंटीजर से ज़्यादा होती है। अब चूंकि यहाँ पर हमने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखना है, तो हम पॉजिटिव इंटीजर को फिलहाल छोड़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि जो नेगेटिव इंटीजर हैं इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो देखिए हमारे पास नेगेटिव इंटीजर एक -3 है और एक -4 है। तो हम जानते हैं कि जब किसी भी इंटीजर के साथ माइनस का साइन लग जाता है, तो फिर जो बड़ा नंबर होता है उसकी वैल्यू छोटी होती है और जो छोटा नंबर होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है। इसका मतलब है कि -3 और -4 में फिर छोटी वैल्यू कौन सी हो जाती है, ये -4 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये सबसे छोटी वैल्यू होगी। अब इससे जो नेक्स्ट बड़ी वैल्यू है वो है -3। तो ये हमने जो नेगेटिव इंटीजर थे उनको लिख दिया। उसके बाद हमारे पास पीछे आ जाता है 0, तो हम लिख लेंगे 0, ठीक है। अब हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर 2, 4 और 7 है, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2 है। उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू है 4 और उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू है 7। तो ये हमने इन इंटीजर को असेंडिंग ऑर्डर में या तरतीब सऊदी में लिख दिया, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके हमने इनको अरेंज करके लिख दिया। ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये इंटीजर दिए गए हैं, तो इनको हमने अरेंज करके लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में या तरतीब सऊदी में। तो देखें इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है असेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें भी देखें कुछ पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ नेगेटिव इंटीजर हैं। तो अगेन चूंकि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनकी वैल्यू बड़ी होती है और यहाँ पर हमने छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखना है, तो हम पॉजिटिव इंटीजर को फिलहाल छोड़ते हैं। पहले हम देखते हैं नेगेटिव इंटीजर में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। देखिए -7 है, -11 है, -13 है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि जब इंटीजर के साथ माइनस का साइन लगता है, तो जो बड़ा नंबर होता है उसकी वैल्यू छोटी होती है और जो छोटा नंबर होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो इसका मतलब है ये -13 जो है, इन बाकी जो दो इंटीजर है इनसे इसकी वैल्यू छोटी है। तो पहले हम लिखेंगे -13, उसके बाद हम लिख लेंगे -11 और उसके बाद हम लिख लेंगे -7। ये तो हमने नेगेटिव इंटीजर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख दिया। पीछे हमारे पास रह जाता है 0, तो हम लिख लेंगे 0, ठीक है। अब हमारे पास पीछे जो पॉजिटिव इंटीजर है उसमें 4 है और 1 है, ठीक है। तो जाहिर है 1 जो है 4 से छोटा है, तो पहले हम 1 लिख लेंगे, उसके बाद हम लिख लेंगे 4। तो ये हमने इन सारे इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी में लिख दिया, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख दिया। ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 2 का। अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये इंटीजर दिए गए हैं, तो इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखें इसका सॉल्यूशन है, मैंने लिख लिया असेंडिंग ऑर्डर।
अब इसमें भी जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर हैं तो हम पॉजिटिव इंटीजर को फिलहाल छोड़ देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू हमेशा नेगेटिव इंटीजर से ज़्यादा होती है और हमने चूंकि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ लिखना है, तो पहले हम जो नेगेटिव इंटीजर है उसमें देखते हैं छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है। ये -4 है और -6 है। तो हम जानते हैं कि जो जब इंटीजर के साथ माइनस का साइन लग जाता है तो जो बड़ा नंबर होता है उसकी वैल्यू छोटी होती है और छोटे नंबर की वैल्यू बड़ी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि -4 और -6 में छोटी वैल्यू कौन सी होगी? -6 की होगी। ठीक है, ये हमने नंबर लाइन पढ़ते टाइम हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 आई थिंक थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद -6 के बाद जो नेक्स्ट बड़ी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -4। ठीक है, ये आ गया। ये हमने नेगेटिव इंटीजर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, तरतीब सऊदी में लिख दिया। पीछे हमारे पास आ गया 0। ठीक है, अब हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हम देखते हैं 4 है, 5 है और 15 है। तो सबसे जो छोटी वैल्यू है वो 4 है, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू है 5 और उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू है 15। तो ये हमने पॉजिटिव इंटीजर को भी असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। इस तरह हमने ये सारे जितने इंटीजर थे इनको हमने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी में, जिस यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके हमने लिख दिया। तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 का। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमें कुछ इंटीजर्स नीचे दिए गए हैं, इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके हमने लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर को उर्दू में क्या कहते हैं? तरतीब नुज़ूली बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखें पार्ट 1 है, इसमें हमें ये जो इंटीजर दिए गए हैं इसमें कुछ नेगेटिव इंटीजर हैं और कुछ पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव इंटीजर से बड़ी होती है। अब चूंकि हमने बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो पहले हम जो पॉजिटिव इंटीजर हैं उसमें देखते हैं कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो देखें हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर 2 है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 2। ठीक है, ये हमने जो पॉजिटिव इंटीजर था वो लिख लिया। उसके बाद हमारे पास पीछे रह जाता है 0, हम लिख लेंगे 0। और उसके बाद हमारे पास नेगेटिव इंटीजर आ गए -4, -5, -7। तो हमने नंबर लाइन पढ़ते टाइम ये सीखा था कि जब इंटीजर के साथ माइनस का साइन आ जाता है तो जो बड़ा नंबर होता है उसकी वैल्यू छोटी हो जाती है। इसका मतलब है कि ये जो छोटा नंबर है इसकी वैल्यू फिर बड़ी होगी। तो -4 बड़ा होगा -5 और -7 से। तो इसका मतलब है कि जो 0 है उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ी वैल्यू हमारे पास आ रही है वो है -4। ठीक है, उसके बाद -5 और लास्ट में हमारे पास रह जाती है -7। ये हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है। तो ये हमने बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके इन इंटीजर्स को लिख दिया, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 में हमें ये इंटीजर दिए गए हैं तो इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि तरतीब नुज़ूली में लिखना है। तो इसमें भी देखें पहले हम जो पॉजिटिव इंटीजर हैं उनको देखते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू नेगेटिव इंटीजर से ज़्यादा होती है। तो हमने चूंकि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ लिखना है तो पहले हम पॉजिटिव इंटीजर को देखते हैं। देखें पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास यहाँ पर कौन से है? 12 है और 5 है। जाहिर है 12 बड़ा है 5 से, तो पहले हम लिखेंगे 12, उसके बाद हम लिख लेंगे 5। ये हमने पॉजिटिव इंटीजर को लिख दिया तरतीब करके। और उसके बाद हमारे पास पीछे रह जाता है 0, तो हम लिख लेंगे 0। अब हमारे पास नेगेटिव इंटीजर आ रहे हैं -5 और -3। तो हम जानते हैं कि जब इंटीजर के साथ माइनस का साइन लग जाता है तो जो बड़ा नंबर होता है उसकी वैल्यू छोटी होती है और जो छोटा नंबर होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो बड़ी वैल्यू है 0 के बाद वो आ जाती है -3 और उसके बाद आ जाती है हमारे पास नेक्स्ट बड़ी वैल्यू या सबसे जो छोटी वैल्यू हमारे पास है वो -5 रह जाती है। ठीक है, तो ये हमने इन इंटीजर को डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नुज़ूली में अरेंज करके लिख दिया, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख दिया। ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 2 का। अब पार्ट 3 है, हमें ये इंटीजर दिए गए हैं तो इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो हम सेम मेथड करेंगे। पहले हम जो पॉजिटिव इंटीजर है उनको देखते हैं कि उनमें सबसे बड़ा नंबर या बड़ा इंटीजर कौन सा है। तो देखें ये 8 जो है सबसे बड़ा है, तो हम लिखेंगे 8। उसके बाद 8 के बाद जो नेक्स्ट छोटा इंटीजर है वो है 5, उसके बाद है 3। ये हमने जो पॉजिटिव इंटीजर है उनको लिख दिया। उसके बाद पीछे रह जाता है 0। अब पीछे हमारे पास 2 नेगेटिव इंटीजर रह जाते हैं। तो मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि जब इंटीजर के साथ माइनस का साइन लग जाता है तो जो छोटा नंबर होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है और जो बड़ा नंबर होता है उसकी वैल्यू छोटी होती है। तो इसका मतलब है जो नेक्स्ट बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 0 के बाद -2 आ जाएगी और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा -6। तो ये हमने इन इंटीजर को डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नुज़ूली यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख दिया। ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 3 का। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑन द नंबर लाइन। ये हमें कुछ एब्सोल्यूट वैल्यूज दी गई हैं, तो इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इनको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। तो देखें, पहले तो हमें इन जितनी वैल्यूज हैं इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जब हमारे पास इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज आ जाएंगी तो फिर हम वो वाली वैल्यूज नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे और देखेंगे कि वो वाली वैल्यूज कहाँ कहाँ पर आ रही है, हम वो वाली वैल्यू कहाँ कहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही हैं। ठीक है, तो देखें, पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो मैं लिखूंगा सिंस, अब मैं एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करता हूं। सबसे पहले माइनस एब्सोल्यूट 8 या माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8, इसकी मैं वैल्यू फाइंड करता हूं। तो मैं लिखूंगा माइनस एब्सोल्यूट 8 या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 भी इसको आप पढ़ सकते हैं। तो देखें, ये वाला माइनस आ जाएगा एज इट इज़, और 8 की हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये 8 ही हो जाएगी। ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज 2.2 में डिटेल से पढ़ा था एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। ठीक है, उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -11 है या एब्सोल्यूट -11 है, तो हम लिखेंगे एब्सोल्यूट -11, या इसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -11 भी पढ़ सकते हैं। तो -11 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 11 हो जाएगी। इसका ये माइनस साइन है वो ड्रॉप हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये हम एक्सरसाइज 2.2 में डिटेल से पढ़ के आए हैं। उसके बाद माइनस एब्सोल्यूट -4, ठीक है, माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4, इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये माइनस एज इट इज आ जाएगा, और -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम लेंगे तो ये +4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 है, तो 3 की हम एब्सोल्यूट वैल्यू अगर लेते हैं तो ये आ जाएगी 3। ठीक है, और मैं यहाँ पर डिटेल से उसको एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि ये हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.2 में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यूज किस तरह लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है माइनस एब्सोल्यूट 7, तो मैं लिखूंगा माइनस एब्सोल्यूट 7 इज इक्वल टू, ये वाला माइनस एज इट इज आ जाएगा, और 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो 7 ही रहती है। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास कौन सी वैल्यू रहेगी, -3 रहेगी। इसको मैं एज इट इज लिख लूंगा क्योंकि इसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेनी, ये सिंपल इंटीजर है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एब्सोल्यूट वैल्यूज आ गई हैं, तो इनको हम नंबर लाइन पे शो करेंगे या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो मैं वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए नंबर लाइन जल्दी से ड्रॉ करके फिर आपके पास वापस आता हूँ। अच्छा जी, अब ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, ये इसका ओरिजिन है, इसके राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर हैं और इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने जो नंबरिंग यहाँ पर 12 तक ले गया हूँ, इस तरफ +12 है और इधर -12 है, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर है पॉजिटिव जो इंटीजर है वो 11 है, और जो नेगेटिव इंटीजर है वो -8 है जो मिनिमम नंबर है। तो इसका मतलब है कि ये जितनी एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं ये सारी इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएंगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि -8 इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो देखें, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -8 आई थी। अब हमने लोकेट करना है, देखना है कि -8 कहाँ पर आ रहा है इस नंबर लाइन पे। तो चूंकि ये नेगेटिव नंबर है तो इस ओरिजिन या जीरो के लेफ्ट साइड पे आएगा, ये -8 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एरो मार्क पुट करेंगे, और यहाँ पर हम ये जो -8 जो एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये किसकी आ रही है, ये इसकी थी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -8। ठीक है, ये हमने पहली वैल्यू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद है एब्सोल्यूट -11 या एब्सोल्यूट वैल्यू -11, इसकी हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, +11 आई थी। तो हम देखेंगे कि +11 की वैल्यू कहाँ पर आ रही है नंबर लाइन पे। चूंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस ओरिजिन के राइट साइड पे मूव करेंगे, यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर मैं एरो साइन डालूंगा और ये हमारा +11 की वैल्यू आ रही है, और ये +11 किसके इक्वल थी, एब्सोल्यूट -11 के। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एब्सोल्यूट -11, यानी कि इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू ये वाली आ जाती है -एब्सोल्यूट -4। इसकी हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, -4 आई थी। तो हम लोकेट करेंगे और देखेंगे कि -4 नंबर लाइन पे कहाँ पे आ रहा है। तो ये चूंकि नेगेटिव नंबर है तो इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे हम जाएंगे, यहाँ पर ये -4 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं ये एरो साइन पुट करूंगा, और ये -4 एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी थी, इसकी थी, एब्सोल्यूट -4 की। तो मैं लिख लूंगा एब्सोल्यूट -4। ठीक है, ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद एब्सोल्यूट 3 की हमारे पास वैल्यू आई थी +3। तो हम इस ओरिजिन पे राइट साइड पे मूव करेंगे, यहाँ पर +3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एरो साइन पुट करूंगा, और ये मैं यहाँ पर किसकी वैल्यू थी, एब्सोल्यूट 3 की ये वैल्यू थी हमारे पास।
तो इसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है माइनस एब्सोल्यूट 7, इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी -7। तो ये नंबर लाइन पे हम आएंगे, यहाँ पर हम देखते हैं -7 किस तरफ आ रहा है, चूंकि ये नेगेटिव नंबर है तो ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा -7 आ रहा है, यहाँ पर हम एरो साइन पुट करेंगे। अब ये -7 किसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी माइनस एब्सोल्यूट 7 की, तो हम लिख लेंगे माइनस एब्सोल्यूट 7, ठीक है। हमने इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद लास्ट वैल्यू हमारे पास है -3, ये चूंकि नेगेटिव इंटीजर है तो इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए -3 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर एरो साइन पुट करके -3 पुट कर लेता हूँ। तो ये हमने इन सारी एब्सोल्यूट वैल्यूज को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है, नंबर लाइन पे शो कर दिया है। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, एन एलिवेटर इज ऑन द 8th फ्लोर, कि एक एलिवेटर या एक लिफ्ट 8वीं मंजिल पर है। इट गोज 10 फ्लोर्स डाउन एंड देन अप 3 फ्लोर्स। तो पहले ये लिफ्ट 10 मंजिलें नीचे जाती है और फिर वापस 3 मंजिल ऊपर आ जाती है। एट विच फ्लोर इज द एलिवेटर नाउ। तो हमें ये मालूम करना है कि लिफ्ट या एलिवेटर की मौजूदा पोजीशन क्या है, कि 10 मंजिलें नीचे जाने के बाद और फिर 3 मंजिलें वापस ऊपर आने के बाद जो मौजूदा पोजीशन है एलिवेटर या लिफ्ट की, वो कौन सी बनती है। तो देखें, इसका सोल्यूशन है, मैंने इसका सोल्यूशन नंबर लाइन पे शो किया है, क्योंकि ये हमारा जो चैप्टर था इसमें हमने नंबर लाइन का टॉपिक पढ़ा था। तो ये मैंने नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है, यहाँ पर नंबर लाइन मैंने वर्टिकल ड्रॉ की, अभी तक हम हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन ड्रॉ करते रहे इस तरह करके, ठीक है, और उसको हम इक्वल यूनिट में डिवाइड करते रहे। यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है, ये इसका ओरिजिन है और इसके ऊपर ये पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं और ये इसके नीचे नेगेटिव इंटीजर आ रहे हैं। तो अब देखें, इसको मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है 8 में, क्योंकि हमारे पास जो स्टार्टिंग में पोजीशन थी वो कौन सी थी, कि लिफ्ट 8th फ्लोर पे थी। तो ये हमारी, हम फर्ज करते हैं कि ये हमारी 8वीं मंजिल थी, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है कि स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ एलिवेटर, कि लिफ्ट की जो स्टार्टिंग पोजीशन थी वो कहाँ पर है, वो ये 8वीं मंजिल पे थी। अब उसके बाद क्या हुआ, इट गोज 10 फ्लोर्स डाउन। तो उसके बाद ये जो लिफ्ट है ये 10 फ्लोर्स नीचे आती है, ठीक है। अब ये देखें, ये 8 से नीचे जब आएगी 10 फ्लोर, तो हम अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब हम 10 फ्लोर ये लिफ्ट हमारी नीचे आएगी तो कौन सी पोजीशन हो जाएगी लिफ्ट की, ये -2 पे आ जाएगी। जो -2 फ्लोर है या -2 मंजिल है उस पे ये लिफ्ट आ जाएगी। तो ये जब 10 फ्लोर नीचे आई है, ये इसकी पोजीशन बनी है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है एलिवेटर गोज 10 फ्लोर्स डाउन। ये एलिवेटर की कौन सी पोजीशन बन गई, जब एलिवेटर 10 फ्लोर्स नीचे आई है, 10 मंजिल नीचे आई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है क्वेश्चन में, एंड देन अप 3 फ्लोर, और उसके बाद ये लिफ्ट 3 फ्लोर वापस ऊपर जाती है, 3 मंजिलें वापस ऊपर जाती है। तो देखें, यहाँ से अगर हम 3 मंजिलें, ये अब एलिवेटर की पोजीशन है, इससे अब 3 मंजिलें वापस ऊपर जा रही है लिफ्ट। तो देखें 1 2 3, यानी कि ये वापस जो फ्लोर 1 है, ठीक है, या पहली मंजिल है, उस पर लिफ्ट चली जाएगी। तो ये यहाँ पर ये मैंने एरो मार्क इसको डाला, ये शो कर रहा है कि ये वापस जो है 3 मंजिलें ऊपर चली गई है और यहाँ पर ये पोजीशन बन रही है एलिवेटर की। तो मैंने लिख दिया एलिवेटर गोज 3 फ्लोर्स अप, के ये पोजीशन कब बनी, जब एलिवेटर वापस 3 मंजिलें ऊपर गई या लिफ्ट 3 मंजिलें वापस ऊपर मूव हुई, ठीक है। तो अब जो फिर इसका मतलब है जो करंट पोजीशन एलिवेटर की क्या हो गई, तो हम लिखेंगे कि जो मौजूदा पोजीशन है एलिवेटर या लिफ्ट की वो फ्लोर 1 है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा हेंस, इसलिए द एलिवेटर इज नाउ एट द, कौन से फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, तो मैं लिखूंगा एट द फर्स्ट फ्लोर, के एलिवेटर या लिफ्ट की जो मौजूदा पोजीशन है वो कौन से फ्लोर पे है, वो है फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, इट इज -3 डिग्री सेंटीग्रेड टू नाइट, के आज रात जो टेम्परेचर है वो है -3 डिग्री सेंटीग्रेड। नीलम प्रिडिक्ट्स दैट इट विल बी 18 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर बाय टुमारो नून। तो नीलम ने पेशगोई की कि कल दोपहर के टाइम टेम्परेचर में 18 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हो जाएगा।
व्हाट विल बी द टेम्परेचर बाय नून टुमारो। तो अगर टेम्परेचर में 18 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा होता है तो फिर कल दोपहर के टाइम टेम्परेचर क्या होगा, हमने ये फाइंड करना है। तो देखिए इसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने लिख ली है कि टेम्परेचर एट नाइट, जो रात के टाइम का जो टेम्परेचर था वो था -3 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मैंने यहाँ से लिख दिया। और नीलम प्रिडिक्ट्स टेम्परेचर बाय नून टुमारो, और कल दोपहर के लिए जो नीलम की पेशगोई थी टेम्परेचर की कि टेम्परेचर में कितना इजाफा होगा, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये मैंने यहाँ से लिख दिया। ठीक है, अब कल दोपहर के टाइम कितना टेम्परेचर होगा, मैंने लिखा है टेम्परेचर बाय नून टुमारो, कि कल दोपहर के टाइम क्या टेम्परेचर होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो टेम्परेचर में इजाफा होगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इसमें से हम माइनस कर लेंगे जो रात का के वक्त टेम्परेचर था, यानी कि -3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या टेम्परेचर आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे हेंस द टेम्परेचर by noon tomorrow will be 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, कैलकुलेट यूर एज फ्रॉम यूर बर्थ ईयर, कि अपनी पैदाइश के साल से अपनी उम्र का हिसाब लगाएं एंड एक्सप्लेन विच अरिथमेटिक ऑपरेशन यू नीड टू फाइंड यूर एज, और साथ में ये भी बताएं कि आपको अपनी उम्र मालूम करने के लिए रियाजी के किस अमल की ज़रूरत है, कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशन की आपको ज़रूरत है जिससे कि आप अपनी उम्र मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। असल में हमें इस क्वेश्चन में ये सिखाया जा रहा है कि हम अपनी जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें जो भी मौजूदा डेट है, मसलन आज जो भी डेट है, इस डेट तक हमारी उम्र कितनी है। ठीक है, हम ये मालूम करना चाहें तो किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो देखिए अब इसका सोल्यूशन मैंने लिखा है। सबसे पहले आप जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे। तो मैंने लिखा है माय डेट ऑफ बर्थ। हम फ़र्ज़ करते हैं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 25/12/2008 है, यानी कि हम फ़र्ज़ करते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और कायद-ए-आज़म की डेट ऑफ बर्थ सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बस अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो डेट है, जिस डेट पे आप अपनी एज मालूम करना चाह रहे हैं वो डेट लिख लेंगे। तो मैंने लिखा है करंट ईयर, या करंट जो डेट है हमारे पास क्या है। अब मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज डेट है 22/11/2023। ठीक है, ये आज की डेट है। तो हम आज की डेट में मालूम करेंगे कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है जिस बच्चे की, इसकी उम्र आज की डेट तक कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो मौजूदा डेट है, जो आज की डेट है, इसमें से हम माइनस करेंगे जो डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास इस बच्चे की जो मौजूदा एज है, जो मौजूदा उम्र है, वो आ जाएगी। तो देखें ये जो हमने डेट लिखी हुई है, ये डेज होते हैं, ये मंथ होते हैं, ये ईयर होते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मैंने डेज, मंथ और ईयर लिख दिया। अब पहले मैंने ये वाली डेट लिख दी है 22, ये डेज है, ये 11 मंथ आ गए, 2023 ईयर आ गए। ये पहले मैंने ये वाली डेट लिख दी, और अब इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ ये वाली डेट। तो मैंने ये -25, -12 और -2008 लिख दिया। ये दूसरी वाली डेट मैंने नीचे लिख दी। अब इसको हम माइनस करेंगे। तो देखें पहले डेज में से डेज को माइनस करेंगे। अब डेज यहाँ पर 22 है और नीचे जो है 25 है। इसका मतलब है कि हमें ऊपर एक बोरो लेना पड़ेगा। तो बोरो हम कहाँ से लेंगे, यहाँ मंथ से लेंगे। जब यहाँ से हम एक बोरो लेंगे तो एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। ठीक हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ से जब हमने बोरो लिया तो कितना बोरो हमारे पास, कितने डेज आए, 30 डेज आ गए, क्योंकि हमने एक मंथ लिया ना बोरो यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास ये 30 + 22 कितने हो जाएंगे, 52 हो गए टोटल। 52 में से अब 25 को आप माइनस करेंगे। मैं लिखूंगा 52 - 25, माइनस करें तो देखें यहाँ पर हमें एक बोरो लेना पड़ेगा, ये 12 हो जाएगा। 12 में से 5 को माइनस करें, 7 आ जाएगा। यहाँ पर 4 रह गया, 4 में से 2 को माइनस करें,
तो 2 आ जाता है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 27। ठीक है, ये डेज आ गए हमारे पास। उसके बाद मंथ में से हमने मंथ को माइनस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखें, अब यहाँ से हमने एक बोरो ले लिया था, तो पीछे हमारे पास कितने मंथ रह गए? 10 मंथ रह गए थे। ठीक है, तो हम इसको मैं छोटा सा क्रॉस डाल के, ये जो है हमारे पास कितने मंथ रह गए, यहाँ पर हमारे पास 10 मंथ रह गए। ठीक है, अब देखें ये ऊपर 10 है, नीचे 12 है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर भी 12 हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाली जो डिजिट है वो नीचे वाली डिजिट से छोटी है। तो यहाँ पर अब हम बोरो लेंगे इस ईयर से जब हम बोरो लेंगे, तो जब हम एक ईयर यहाँ से बोरो लेंगे, तो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जब 12 हम लेंगे एक ईयर, तो हमारे पास मंथ कितने आ जाएंगे? 12 आ जाएंगे। ठीक है, तो 12 + 10 22 हो जाएगा। 22 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास मंथ्स की वैल्यू आ गई। अब ईयर की वैल्यू है, तो देखें यहाँ से हमने एक बोरो ले लिया था, पीछे हमारे पास क्या रह गया? पीछे हमारे पास रह जाएगा 2022, क्योंकि एक साल इसमें से कम हो गया, हमने यहाँ से बोरो ले लिया था। तो अब 2022 में से 2008 को माइनस करें। मैं लिखूंगा 2022 माइनस 2008, माइनस करेंगे। यहाँ पर हमें एक बोरो लेना पड़ेगा, ये 12 हो जाएगा। 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर इस 2 में से एक बोरो चला गया तो 1 रह गया। 1 - 0 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 0, और ये भी 2 - 2 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 0 14। ठीक है, यानी कि आज की डेट में इस बच्चे की जो एज है वो है 27 डेज 10 मंथ 14 ईयर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि करंट एज क्या हो गई? ये है, मैं लिख लूंगा 27 डेज। ठीक है, 10 मंथ्स एंड 14 ईयर। ठीक है, इस बच्चे की जो एज है आज की डेट में वो ये बन जाती है। ठीक हो गया। अब ये तो हमारे पास एज आ गई। अब दूसरा हमसे यहाँ पर ये पूछा गया था कि विच अरिथमेटिक ऑपरेशन यू नीड टू फाइंड योर एज। हमने ये एज मालूम करने के लिए यहाँ पे कौन सा मैथ का ऑपरेशन यूज़ किया, कौन सा रियाजी का अमल हमने यहाँ पर यूज़ किया। तो देखिए हमने क्या किया, हमने सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन या माइनस को यूज़ किया ये एज फाइंड करने के लिए। तो हम लिख लेंगे कि द arithmetic operation you need to find your age. You need to find your age कि आपको अपनी उम्र कैलकुलेट करने के लिए या अपनी उम्र मालूम करने के लिए कौन सा ऑपरेशन आपने यूज़ करना है। ये है एज सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन या तफरीक का अमल यूज़ किया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें एज मालूम करने के लिए अरिथमेटिक ऑपरेशन जो हम यूज़ करेंगे वो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन यूज़ करेंगे, तफरीक का अमल यूज़ करेंगे। तो इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 है राइट एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर ईच इंटीजर। ये हमें नीचे कुछ इंटीजर दिए गए हैं, तो हमने इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज लिखनी है। तो देखें, अब इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है द एब्सोल्यूट वैल्यूज आर, यानी कि इन इंटीजर की हम एब्सोल्यूट वैल्यूज अब लिखेंगे। तो मैंने एब्सोल्यूट वैल्यूज के बारे में डिटेल से एक्सरसाइज 2.2 में बताया था। देखें, अगर हम इस 15 का सबसे पहले अब एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम लेंगे तो हम किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे 15 और इस तरह 2 बार्स डालेंगे। इसको पढ़ेंगे किस तरह, हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट 15 या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15। अब इसकी जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो सेम रहती है। ये मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू के इंट्रोडक्शन के टाइम। तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई 15। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंटीजर है 0। अब इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट 0 या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0।
ज़ीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो ही होती है, ठीक है। और उसके बाद -18 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो मैं लिखूँगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -18 या एब्सोल्यूट -18। अब इसकी जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये जो माइनस का साइन है इसको हम रिमूव कर देंगे, हम सिर्फ 18 लिख देंगे या +18 लिख देंगे। ये माइनस वाला साइन हमने रिमूव कर दिया। ये मैंने आपको एब्सोल्यूट वैल्यू के इंट्रोडक्शन के टाइम बताया था कि चूँकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो डिस्टेंस या फासला को शो करती है और डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव नंबर के साथ शो किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये माइनस का साइन हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, और हम सिर्फ 18 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है -15, तो मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट -15 इज इक्वल टू, हम इसका भी ये माइनस साइन रिमूव कर देंगे, हम सिर्फ लिख लेंगे 15, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 13, तो हम लिखेंगे एब्सोल्यूट 13, तो 13 की एब्सोल्यूट वैल्यू 13 ही होगी क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे एब्सोल्यूट 215, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 215, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एब्सोल्यूट -131, ठीक है। तो इसकी जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये माइनस का साइन हम रिमूव कर देंगे, हम लिख लेंगे 131, ठीक हो गया। और लास्ट है 54, तो मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 54, तो इसका भी हम सेम ये जो 54 है ये एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है। अगर इसके साथ माइनस का साइन होता तो हम माइनस का साइन रिमूव कर लेते हैं। तो ये हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज लिख ली इन इंटीजर्स के लिए। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 buses लेफ्ट कलमा चौक स्टेशन ऑन द सेम टाइम, के 2 बस कलमा चौक स्टेशन से चली सेम टाइम पे। 1 ट्रेवल 13 किलोमीटर टूवर्ड्स गजू माता, उनमें से एक बस 13 किलोमीटर गजू माता वाली साइड पर गई, ठीक है। वाइल द अदर ट्रेवल 9 किलोमीटर टूवर्ड्स शाहदरा, और जो दूसरी बस थी वो 9 किलोमीटर शाहदरा वाली साइड पे गई इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों बसें एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में गई, यानी कि मुखालिफ समत में गई, ठीक हो गया। फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द बसेस, तो हमने उन दोनों बसेस के दरमियान जो टोटल फासला है वो मालूम करना है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये आपको मैंने समझाने के लिए बनाया हुआ है। अगर आपको क्लास टीचर इसको बनाने को बोलते हैं तो फिर तो आप बना लीजिएगा, अदरवाइज आपको ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से भी इसका आंसर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बना लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन उसका आता है। देखें, अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये कलमा चौक है, यहाँ पर दोनों बसेस शुरू में थी, ठीक है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक बस ए थी और दूसरी बस बी थी। अब जो बस ए है ये इसने ट्रेवल किया 13 किलोमीटर किस साइड पे, गजू माता वाली साइड पे, ठीक है। ये इस तरफ आई, ठीक है, यहाँ कलमा चौक से। और दूसरी जो बस बी है वो इस बस ए के मुखालिफ सिमत में या अपोजिट डायरेक्शन में 9 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया शाहदरा वाली साइड पे, ठीक है। तो हमने ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है ये हमने मालूम करना है। तो देखें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने लिखा है बस ए ट्रेवल टूवर्ड्स गजू माता। बस ए जब यहाँ से चली गजू माता वाली साइड पे गई, इसने 13 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय किया, तो मैंने लिख दिया इज इक्वल टू 13 किलोमीटर। और जो बस बी है ये कलमा चौक से शाहदरा वाली साइड पे कितने किलोमीटर गई, 9 किलोमीटर गई, तो ये मैंने लिख दिया बस बी ट्रेवल टूवर्ड्स शाहदरा इज इक्वल टू 9 किलोमीटर। अब ये हमने टोटल डिस्टेंस मालूम करना है, तो सिंपल है, हम इन दोनों डिस्टेंसेस को आपस में सम कर लेंगे, आपस में इनको जमा कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो बस ए है उसने कितना ट्रेवल किया था, 13 किलोमीटर, प्लस बस बी ने ट्रेवल किया है 9 किलोमीटर, ठीक है। तो अब इसको जब आप सम करेंगे तो ये हो जाएगा 22 किलोमीटर। जो टोटल डिस्टेंस है उन दोनों बसेस के दरमियान यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो गया, 22 किलोमीटर हो गया। तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। इसके साथ ही हमारी ये रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।